हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। और ये पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 की जो सीरीज चल रही थी उसका दूसरा पार्ट है और इसी पार्ट में हम आपका पर्यावरण अध्ययन कंप्लीट करवा देंगे। यानी केवल 2 वीडियो में आपका जो कक्षा 4 का पर्यावरण है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी हमने इसमें कुछ अलग से भी क्वेश्चन जोड़ दिए हैं जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 का ये पार्ट 8 है, क्योंकि पार्ट 8 का जो एक टॉपिक है इससे पहले उसमें हम बात कर चुके हैं, उसके बारे में हमने बात किया है। वो टॉपिक आपका जो था उसमें हमने बताया था प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था, पौधों के भाग के बारे में बताया था, फ्लोएम और जाइलम के बारे में बताया था कि फ्लोएम किस प्रकार से जो पौधे होते हैं, पौधों में जो फ्लोएम होता है वो जो पदार्थ जो पोषक तत्व होते हैं उनको वो पूरे पौधे तक पहुंचाता है, और जो जाइलम होता है वो किस प्रकार से जल को पूरे पौधे तक पहुंचाता है। प्रकाश संश्लेषण की हमने बात की थी, वाष्पोत्सर्जन की हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे फूलों के बारे में। तो फूलों के बारे में इसमें से एक क्वेश्चन आता है अधिकतर, और कौन सा क्वेश्चन आता है वो भी हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं इसके पार्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि फूलों के कितने भाग होते हैं। तो फूलों में 4 भाग होते हैं। पहले को हम कहते हैं स्त्री केसर, दूसरे को कहते हैं पुंकेसर, तीसरे को दलपुंज बोलते हैं या पंखुड़ी बोलते हैं, और चौथे पार्ट को बोलते हैं बाह्यदल। तो दोस्तों ये फूल के 4 पार्ट होते हैं। अब इसमें होता क्या है ये समझिए। सबसे पहले जो बाह्यदल होता है, बाह्यदल पुष्प का सबसे नीचे का भाग होता है, जो डंठल जिसे कहते हैं उससे बाह्यदल बोला जाता है। जो क्या करता है, जो पुष्प होता है पुष्प की रक्षा करता है। अगर उस बाह्यदल को हटा लिया जाए तो पूरा जो आपका ये फूल है वो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, पंखुड़ियां इसकी निकल जाएंगी। तो इसीलिए ये क्या करता है, फूल की रक्षा करता है। ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है, बाह्यदल कहलाता है, जिसका रंग हरा होता है। और इसके ऊपर का ये वाला जो दल है इसे कहेंगे दलपुंज। यानी जो पंखुड़ियां होती हैं, जो किसी भी पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं उनको हम दलपुंज कहेंगे, जो कि अलग अलग रंगों की होती हैं। तो ये पुष्प का दूसरा पार्ट होता है जिसे दलपुंज बोला जाता है। तीसरा पार्ट हमारा ये हमने चित्र के माध्यम से आपको बताया दिखाया है, ये क्या है, इसे कहते हैं पुंकेसर। दोस्तों ये पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर जो पुष्प का नर भाग है, जो पुंकेसर है वो पुष्प का नर भाग होता है, ये नर भाग होता है। और उसके बाद में जब पुष्प जो होता है उसके जब लास्ट में सबसे बीच में एक सुराही टाइप की जो नलिका होती है ये वाली, इसे कहते हैं स्त्री केसर। ये किसी भी पुष्प का स्त्री भाग होता है। तो 4 पार्ट होते हैं पुष्प के, जिसमें बाह्यदल, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब इसकी प्रक्रिया समझ लेते हैं, किस प्रकार से एक फूल से फल का निर्माण होता है। तो इसमें देखेंगे बाह्यदल हमें समझ में आ गया, पंखुड़ियां भी समझ में आ गई। यहां पर फल बनने की प्रक्रिया को समझेंगे, किस प्रकार से फल बनते हैं, फलों का निर्माण होता है। ये देखेंगे पुंकेसर क्या है, नर भाग है, किसी भी पुष्प का नर भाग है। और स्त्री केसर क्या है, ये दोस्तों किसी भी पुष्प का मादा भाग होता है, यानी स्त्री भाग होता है। अब क्या होता है, ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर में छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं, यानी कहने का अर्थ है इसमें ये कण होते हैं छोटे छोटे, इसे बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हैं दोस्तों, पराग कण। तो ये पराग कण होते हैं, छोटे छोटे पराग कण होते हैं। किसमें, पुंकेसर में। पुंकेसर में छोटे छोटे पराग कण होते हैं। जब कभी मधुमक्खियां, भंवरे या जब हवा चलती है तो ये जो पराग कण है ये यहां से उड़ करके, या जो ये चिपचिपे होते हैं, ये जो पराग कण होते हैं चिपचिपे होते हैं, ये किसी भी मधुमक्खी या कोई भी भंवरा या फिर हवा से उड़ करके ये जो स्त्री केसर का ये सुराही नुमा ये पार्ट है इस पर जाकर चिपक जाते हैं। क्योंकि हमने बताया ये चिपचिपे होते हैं और यहाँ पर भी चिपचिपा पदार्थ होता है, तो यहाँ से जा करके परागकण
भंवरों के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा या हवा के द्वारा किसी भी प्रकार से यहाँ से उड़ करके यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और इसके पश्चात में प्रक्रिया होती है यहाँ पर, ये जो परागकण है वो धीरे 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 इस नलिका के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर जो पुष्प होता है, पुष्प के यहाँ पर ये अंडाशय होता है, यानी जो अंडे का निर्माण यहाँ पर होता है और यहाँ से ये परागकण आते हैं और आने के पश्चात में जैसे ही ये अंडों से इन परागकणों का मिलन होता है वैसे ही युग्मक का निर्माण हो जाता है, यानी यहाँ पर फल बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, जब ये फल जितना बढ़ता है और ये फूल हमारा सूख जाता है और यहाँ पर फल निर्माण हो जाता है। तो ये दोस्तों एक पुष्प से फल बनने की प्रक्रिया थी, जिसमें हमने बताया था पुंकेसर, इसमें 4 पार्ट, दल, ये बाह्य दल और ये दलपुंज यानी पंखुड़ी, और इसमें परागकण, पुंकेसर और स्त्री केसर की 4 पार्ट होते हैं। तो इसमें अब दूसरा देखेंगे पौधों की प्रकृति, यानी जो पौधे हैं पौधों की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो ये पार्ट 8 का ही चैप्टर है, इसमें टॉपिक में ही बताया गया है पौधों की प्रकृति। पौधे किस प्रकार के होते हैं, तो पौधे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जलीय पौधे होते हैं, जल में पाए जाते हैं। एक होते हैं मरुस्थलीय पौधे जो कि रेतीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और तीसरा होता है पर्वतीय जो पौधे होते हैं, वो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे जलीय पौधे होते हैं, अक्सर जितने भी जलीय पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। क्यों मुलायम होते हैं, मुलायम इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो भी पौधे होते हैं उनमें हवा भरी होती है, जिसके कारण ये मुलायम होते हैं। मरुस्थलीय पौधों में जितने भी पौधे पाए जाते हैं अधिकतर वो पौधे कटीले होते हैं और इनकी जो छालें होती हैं, यानी जो पौधों की छालें होती हैं वो मोटी होती हैं। मोटी इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें जो पानी होता है, यानी जल की मात्रा होती है, उसको वो अंदर अवशोषित करके रखती हैं, यानी कहने का सो जल को बाहर नहीं निकलने देती हैं, जिसके कारण ये जो पेड़ पौधे हैं वो कम पानी में भी यानी मरुस्थल में भी जीवित रखते हैं अपने आप को। और जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पर, क्योंकि वर्षा अधिक से अधिक वर्षा होती है, अतः जितने भी पेड़ होते हैं वो सब हरे भरे होते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये पाठ 8 आपका कंप्लीट होता है। पाठ 9 देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन का पाठ 9 कक्षा 4। इसमें देखेंगे क्या लिखा है, इसमें ये लेसन है दादी माँ की बगिया। पाठ का नाम है दादी माँ की बगिया। अब इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से दोनों में से एक आ सकता है। पहला कि कंपोस्टिंग क्या है, कंपोस्टिंग किसे कहते हैं। तो जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं जिनका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, ऐसे पदार्थों को जो गलाने की जो प्रक्रिया होती है, गला करके उनको खाद के रूप में प्रयोग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग प्रक्रिया क्या है, किसी भी बेकार पदार्थ जो होते हैं उन पदार्थों को गला करके उनकी खाद बनाने की प्रक्रिया को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि रंग बनाने में जो सहायक पुष्प हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें पलाश जो कि रंग बनाने के काम में लाया जाता है, गुलदाउदी और जीनिया, ये 3 प्रकार की जो पुष्प हैं, इन पुष्पों से क्या किया जाता है, रंग बनाया जाता है। दवाई के लिए कौन कौन से पुष्प यूज किया जाता है, तो दवाई के लिए गुड़हल, गुलाब, कमल, गेंदा, ये पुष्प है। इसके अतिरिक्त भी काफी पुष्प हैं, उन पुष्पों को दवाई के लिए प्रयोग किया जाता है। खाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो खाने में केला, गोभी, महुआ, इन चीजों का प्रयोग खाने में लाया जाता है। तो ये पार्ट 9 में केवल इतना ही, यानी पार्ट 8 में ये हो गया और पार्ट 9 इसके बाद में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे पार्ट 10 की। तो दोस्तों मेले से एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें देखेंगे कुंभ का मेला जो होता है वो कहां पर लगता है, 4 स्थानों पर लगता है। क्वेश्चन क्या आता है कि कुंभ का मेला कहां पर नहीं लगता है। एक ऑप्शन यहां से बदल देंगे और आपको उसका सही आंसर देना होगा। तो आप इसमें देख लीजिए, सबसे जो पहला
यानी कुंभ का मेला प्रयागराज में भी लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक और उज्जैन, इन 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। जो कुंभ का मेला होता है वो प्रत्येक 6 वर्ष में लगता है और जो महाकुंभ है वो 12 वर्ष में लगता है। महाकुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है और 6 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। दोस्तों सोनपुर बिहार, सोनपुर का जो मेला है वो बिहार में लगता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला है और जहां पर जानवरों की भी खरीदारी होती है सोनपुर बिहार में। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला दोस्तों सबसे प्रसिद्ध मेला है राजस्थान का। और देवा शरीफ मेला जो कि बाराबंकी जिले का सबसे प्रसिद्ध मेला है और यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। नौचंदी मेला, नौचंदी मेला बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कहाँ? मेरठ में दोस्तों है नौचंदी मेला, मेरठ में लगता है। और हजरत सैयद सलार मेला ये बहराइच में लगता है, जो 1 माह तक ये मेला लगता है। तो इसमें से जितने ये क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। कुंभ का मेला इन 4 स्थानों पर लगता है, सोनपुर बिहार, पुष्कर राजस्थान, देवा स्वरूप बाराबंकी, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है और हजरत सैयद सलार जो मेला है वो बहराइच में लगता है। इसके बाद में पाठ 10 के बाद में पाठ 11 और 12 में ये क्वेश्चन है क्लोरीन, जो क्लोरीन होता है जिसे लाल दवा भी कहा जाता है। क्लोरीन को पहले क्या किया जाता था? कुओं में डाला जाता था जिससे कि पानी शुद्ध की मात्रा शुद्ध हो जाए। तो क्लोरीन का जो प्रयोग किया जाता है वो पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी टेट में कि क्लोरीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो आपको बताना है पानी की शुद्धता को बनाए रखने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन और आता है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस दोस्तों विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है वाष्पन क्या होता है और संघनन क्या होता है। तो वाष्पन क्या होता है? वाष्पन पानी का भाप बनकर उड़ना वाष्पन कहलाता है। और संघनन प्रक्रिया क्या होती है? जलवाष्प जो होता है यानी जो पानी बनकर जो भाप बनकर उड़ता है तो जलवाष्प के रूप में उड़ता है। जलवाष्प क्या होती है? जो ठंडा हो जाती है, जब ठंडे होकर के द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उसे हम कहते हैं संघनन। उसे दोस्तों हम कहते हैं संघनन। जो लोग गांव क्षेत्र से जुड़े होंगे उनको पता होगा, जो पिपरमिंट की पराई चलती है उसमें जो पिपरमिंट की टंकी होती है उसको बहुत अधिक गर्म किया जाता है और बहुत अधिक जब गर्म किया जाता है तो उसमें जो पिपरमिंट का जो मेंथा ऑयल होता है वो उड़ जाता है, उड़ करके वो भाप के रूप में निकलता है और उसे जब दूसरी जो टंकी में जिसमें पानी भरा होता है उसमें जाकर के उसे ठंडा किया जाता है। जैसे ही उस पानी वो जो भाप है उस पानी में जाती है, यानी उस पानी में जाती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और वो जो जल वाष्प है जो कि भाप होती है वो द्रव्य अवस्था में यानी मेंथा ऑयल के रूप में वो दूसरे स्थान से निकलने लगती है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जल वाष्प का। ये क्या हो जाता है? संघनन हो जाता है। और ये वाष्पन क्या होता है? पानी का भाप बनकर उड़ना। तो ये तो बहुत इजी है ये तो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ये इसमें आता क्या है? क्वेश्चन में थोड़ा बदल करके क्वेश्चन पूछा जाता है। वो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो हम बता रहे हैं आपको। इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है, अगर यहां पर देखेंगे वाष्पन होता क्या है, वाष्पन किस अवस्था में होता है, वाष्पन जो होता है वो किस अवस्था में होता है। तो वो यदि अधिक ताप हो रहा है तो वाष्पन तेजी से होता है। अगर ताप की मात्रा में वृद्धि हो रही है तो वाष्पन की मात्रा भी अधिक तेजी से होगी। जैसे यदि आप ठंडक में जो है कपड़ों को ठंडक में या फिर बरसात के मौसम में यदि आप कपड़ों को छत पर डाल दें तो उसमें देखेंगे कपड़े बहुत देर में सूखेंगे। क्यों? क्योंकि तापमान क्या होता है? तापमान आपका लो होता है, तापमान कम रहता है जिसके कारण जो कपड़े हैं नहीं सूख पाते हैं। तो और यहीं पर अगर तापमान अधिक होता है, तापमान अगर अधिक होता है तो क्या होता है? कपड़े तुरंत सूख जाते हैं। तो भाप होता क्या है? उसमें जो पानी होता है वो भाप बनकर उड़ता रहता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसका ये लॉजिक होता है।
तो वाष्पन क्या है? वाष्पन का जो एक कारण है वो कारण क्या है? अधिक ताप पर वाष्पन तेजी से होता है। जितना अधिक ताप होगा, जितनी अधिक गर्मी होगी, वाष्प की प्रक्रिया उतनी अधिक तेजी से होगी। हमने कपड़े के माध्यम से बताया, यदि आप कपड़ों को ठंडक के मौसम में या बरसात के मौसम में डालेंगे तो इतनी जल्दी कपड़े नहीं सूखेंगे, क्योंकि तापमान बहुत कम होता है उस समय। लेकिन यदि गर्मी में आप धूप में, अगर चिलचिलाती धूप है उसमें अगर कपड़े डाल रहे हैं तो तापमान बहुत अधिक है, इसीलिए जो वाष्पन की प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से होगी। तो इसका वाष्पन जिस प्रकार क्वेश्चन आता है वहां 3-4 ऑप्शन दे देंगे और वहां पर पूछा जाएगा कि जो अधिक ताप में जो वाष्पन होता है कम होता है, तेज होता है, शून्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जब ताप अधिक होगा तो जो वाष्पन की प्रक्रिया है वो अधिक होगी। अब ये, और जब जो द्रव होते हैं, जैसे यहां पर देखो पानी दिया है, पानी का भाप बनकर उड़ना, ये इसमें भी देखना थोड़ा ध्यान से, वहां पर क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन बनता है कि पानी का भाप बनकर उड़ना, पानी भी एक, पानी का अगर आप, पानी का भी एक संबंध होता है। अगर आप किसी पानी को आप जग में रख देंगे, आप दो बर्तन ले लीजिए, एक जग ले लीजिए और एक पानी को आप प्लेट में रख दीजिए, थाली में रख दीजिए, तो आप अगर कुछ समय के बाद देखेंगे तो जो परिवर्तन आएगा वो थाली वाले जो पानी होगा उसमें ज्यादा परिवर्तन आएगा, और जो जग में या कप में या आपका ग्लास में पानी रखा होगा उसमें वाष्पन की प्रक्रिया ना के बराबर होगी। तो इससे भी यह सिद्ध होता है कि जितना ज्यादा बड़ा आकार होता है द्रव्य का, पानी का या किसी भी द्रव्य का जितना भी ज्यादा बड़ा आकार होगा उसमें वाष्पन की प्रक्रिया अधिक होगी, यानी फैलाव जितना पानी का अधिक होगा वाष्पन की प्रक्रिया उसमें ज्यादा होगी। जितना फैलाव किसी चीज का कम होगा तो वाष्पन की प्रक्रिया उतनी कम होगी। इसीलिए देखा होगा समुद्र वगैरह में सबसे ज्यादा जो वाष्पन की प्रक्रिया होती है वो समुद्र में होती है, क्योंकि उसका आकार कैसा होता है? विशाल होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किसमें निम्नलिखित में से किनमें अधिक वाष्पन की प्रक्रिया होगी या वाष्पन होगा, किसमें? तो दे देंगे कुआं और नहर, तालाब, नदी, तो इस प्रकार से दे देंगे। तो उसमें देखेंगे जिसका आकार बड़ा, अगर तालाब का आकार बड़ा है तो उसमें जो वाष्पन की प्रक्रिया है वो अधिक होगी। तो दो चीजें इसमें समझ में आई वाष्पन में, एक तो आकार बड़ा होगा तो वाष्पन ज्यादा होगा, एक तो तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पन ज्यादा होगा, दो चीजें। अब यही संगणन में देते हैं। संगणन क्या होता है? यानी जो भाप होती है, भाप यहां से जब समुद्र से भाग जाती है, वाष्पन जाता है, उसके बाद में वो संगठित हो जाता है और बादलों के रूप में एकत्र होकर के जल के रूप में नीचे आता है। ये संगणन की प्रक्रिया है। तो संगणन में क्या? संगणन में ये है कि संगणन की जो प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ा सा लॉजिक उसमें भी है। इसमें क्या है? संगणन का जो, संगणन पर ताप का प्रभाव पड़ता है, जो ताप है उसका प्रभाव पड़ता है। अगर संगणन में भी दो चीजें हैं। संगणन में अगर कम ताप है तो संगणन अधिक होता है, ताप अगर कम है तो संगणन अधिक होगा, और अधिक ताप होने पर, ताप अगर अधिक है तो संगणन कम होगा। जैसे आप यहां पर एक कोई केटली ले लीजिए और केटली में आपको भर देना है पानी, केटली में आपको पानी गर्म करना, यहाँ पर एक गिलास ऐसा लगा दीजिए, एक गिलास आप लगाइए यहाँ पर, जिसमें ये इसकी जो वो है वो इसके अंदर कर दीजिए, यानी इसकी भाप इसके अंदर जाए गिलास में। अगर यहाँ पर आप बर्फ रख रहे हैं, एक में बर्फ रख दिए और दूसरे में अगर आप, यानी दूसरा भी इसी में लगा दीजिए, अलग लगाइए इसको। अगर बर्फ वाले में तो यहाँ पर तापमान कम होता है तो यहाँ पर तुरंत वर्षा की बूंदे, यानी ये जो भाप है वो द्रव्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। वहीं पर अगर अधिक तापमान वाले, यानी यहाँ पर गर्म कोई चीज आप रख दीजिए, गर्म पानी रख दीजिए, अगर इसमें आप इस भाप को डालेंगे गर्म पानी में, तो आप ये पाएंगे कि इसमें जो द्रव्य की मात्रा है, द्रव्य नहीं बन पाएगा, इसमें द्रव्य जल्दी बन जाएगा, इसमें पानी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यानी कम ताप होता है तो संगणन की प्रक्रिया जल्दी हो जाती है। अगर अधिक ताप है, ताप इसमें अधिक है तो भाप बनकर उड़ता ही रहेगा, तो इसीलिए इसमें प्रक्रिया आपकी कम होगी। तो इस संगणन की प्रक्रिया हो गई, यानी कम ताप पर संगणन की प्रक्रिया कम होती है, और ज्यादा अगर ताप है, अगर संगणन की प्रक्रिया में कम ताप है
ताप कम है तो जल्दी संघनन की प्रक्रिया होगी, और अगर ताप ज्यादा है तो संघनन की प्रक्रिया कम होगी, जिसका उल्टा मतलब है। और अगर बड़े क्षेत्र हैं, कोई भी अगर क्षेत्र इसका बड़ा है, अगर क्षेत्र बड़ा है तो संघनन की प्रक्रिया भी ज्यादा होगी, ज्यादा क्षेत्र तो ज्यादा संघनन की प्रक्रिया होगी। तो ये इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वाष्पन और संघनन से। फिर इसके बाद देखेंगे तो दोस्तों ये पाठ 14 और 15 हमारा प्रदेश, ये लास्ट पार्ट है, और इसी में आपका 2 वीडियो में आपकी पर्यावरण अध्ययन कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इसको 1 से लेकर के 2-3 वीडियो में आप इसे पढ़ लीजिए। आपने इसको मात्र 2 वीडियो में पूरी आपने पर्यावरण अध्ययन कंप्लीट की। दोस्तों ये देखेंगे उत्तर प्रदेश हमारा प्रदेश। तो हमारे प्रदेश के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। विधानसभा की अगर बात की जाए तो विधानसभा की जो सीटें हैं 403 सीटें हैं। अगर इसमें एक आंकल भारतीय को मिला लेते हैं जो कि प्रावधान है तो 404 सीटें हो जाएंगी। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 31 है। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में यहां से 80 सदस्य चुनकर जाते हैं राज्यसभा में। साक्षरता दर यहां पर देखी जाए तो कुल जो साक्षरता दर है वो 69.72% है, यानी 69.72% साक्षरता दर है, जिसमें जो पुरुष साक्षरता दर है वो 79.24% है और महिला जो साक्षरता दर है वो 59.26 है। अगर न्यायालय की बात करेंगे तो प्रयागराज में न्यायालय और इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। महिला पुरुष अगर लिंगानुपात देखा जाए तो यहाँ पर हर 1000 पुरुषों पर 912 जो महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल, अगर इसका कुल क्षेत्रफल का आकलन किया जाए तो ये 7.33%, यानी 7.33% यहाँ की जो है वो जनसंख्या है, वो सॉरी यहाँ पर जो है अगर क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल देखा जाए भारत के क्षेत्रफल से कितना है 7.33। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोस्तों याद कर लेना कि 7.33 जो परसेंट वो है वो क्या क्षेत्रफल, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसमें उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 7.33% है। ये क्वेश्चन इस बार पीजीटी में आया था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस बार आने की संभावना है कि उत्तर प्रदेश भारत में जो भारत का कुल क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है तो 7.33% है। जनसंख्या, अगर कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या में अगर कुल जनसंख्या में अगर केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देख ली जाए तो 26 यानी 26.2% है, 26.2%। वनावरण की बात करेंगे तो वनावरण और वृक्षारोपण दोनों को मिला करके कितना है 9.18% यहां पर वनावरण और वृक्षारोपण है। अगर वनावरण केवल बात करेंगे तो वनावरण है आपका 6.9, यहां पर वनावरण अगर बात की जाए तो 6.9 है और 3.9 जो है वो है आपका वृक्षारोपण। तो दोनों को मिला करके अगर देखेंगे वनावरण और वृक्षारोपण तो 9.18% है। उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा जिला है दोस्तों, जो सबसे बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी है। नंबर 2 पर सोनभद्र है, नंबर 3 पर हरदोई है और 4 पर सीतापुर है। सबसे ज्यादा वन वाला क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में सबसे वन कहां पर ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो सोनभद्र में पाए जाते हैं और इसे इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा औद्योगिक जो क्षेत्र है वो सोनभद्र में पाया जाता है। इसमें इसकी जो सीमा है सोनभद्र से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो सोनभद्र ज्यादा वन वाला जो जिला सोनभद्र है और इसकी सीमा छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से मिलती है। तो ये जो राज्य 4 राज्य है वो सोनभद्र से इनकी सीमा मिलती है। तो दोस्तों
ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि सोनभद्र कौन कौन से राज्य से स्थलीय सीमा बनाता है, तो छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा शहर कौन सा? सबसे बड़ा शहर कानपुर है, कानपुर नगर सबसे बड़ा शहर है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जो है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में सबसे जो पहले रेलगाड़ी चली थी वो प्रयागराज से लेकर कानपुर में चली थी। कब? 1859 में। 1859 में जो उत्तर प्रदेश में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी प्रयागराज से कानपुर के लिए। भारत का एकमात्र जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है। अब बात कर लेंगे पंचायती व्यवस्थाओं से लेकर। तो जो 73वां संशोधन है वो पंचायती व्यवस्था से है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिले से लगभग 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1959 को ये पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ की गई। इसको क्या किया गया? 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत भाग 9 के अनुच्छेद 243 का में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को कौन से संशोधन के तहत शामिल किया गया है? तो 73वां संशोधन था। कौन से भाग में है? भाग 9 में है। अनुच्छेद कौन सा है? 243 अनुच्छेद का है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है। 74वां जो संशोधन है वो भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें नगर पंचायतों का वर्णन किया गया है। इसको भाग 9 का में शामिल किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे 243 का से लेकर के दोस्तों अड़ा तक जो उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 243 का से लेकर के अड़ा तक उल्लेख किया गया अनुच्छेद में, और 243 यानी ता से लेकर के या तक शामिल किया गया है नगर पंचायतों को। तो ये 73वां संवैधानिक संशोधन और 74वां संवैधानिक संशोधन जो कि नगर क्षेत्र से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्थाएं 3 स्तरीय होती हैं, एक तो ग्राम पंचायत, एक क्षेत्र पंचायत, एक जिला पंचायत। तो दोस्तों ये आपका पर्यावरण अध्ययन 2 वीडियो में आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छी तरीके से 3 या 4 बार देखिए, जिससे कि ये आप बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और इसी में से आपके क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन इसी से आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद अभी कक्षा 5 की आपकी पर्यावरण अध्ययन हम कंप्लीट करवा देंगे, जिससे आपको जो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे। दोस्तों ये प्रयास कैसा लगा आपको? आप मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अतिरिक्त भी आपको यहाँ पर क्लासेस मिलती रहेंगी। और बिल्कुल शॉर्ट में आपको दोनों वीडियो में आपको पूरी जो पर्यावरण अध्ययन है वो कंप्लीट करा दी गई है। आप निश्चिंत होकर के इस वीडियो को देखिए, और देखने के पश्चात में आप इसका स्मरण कीजिए, 2 या 3 बार देखिए, जिससे कि आपका बिना टाइम गवाए आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।